नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर, महान्यायवादी। महान्यायवादी हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। हम यहाँ पर बात करते हैं कि सर पॉलिटी हमारा भैया सब्जेक्ट चल रहा है, पॉलिटी, और पॉलिटी में हम बात कर रहे हैं महान्यायवादी। ठीक है जी, आप कहेंगे सर महान्यायवादी कि सर महान्यायवादी की जब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। क्या पढ़ते हैं हम इसको? अटॉर्नी जनरल। आप कहेंगे सर इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, या भारत का महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल आम भाषा में हम एजी कहते हैं, अटॉर्नी जनरल। अब बात आती है कि सर ये जो अटॉर्नी जनरल है ये कहाँ से प्रेरित है, किस देश के संविधान से प्रेरित है, संविधान के किस भाग में रखा गया है, और ये कौन से आर्टिकल में है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसका कार्यकाल क्या है, इसकी योग्यताएं क्या हैं, कुछ इस प्रकार की चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। तो सभी साथी मेरे साथ जुड़ जाइए, मेहनत करिए, विश्वास रखना कि सफलता आपको निश्चित ही मिलेगी। जब हम महान्यायवादी की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि सर ये जो पद है, महान्यायवादी का जो पद है, ये कहाँ से प्रेरित है, इंस्पायर्ड कहाँ से है? आप कहेंगे सर ये पद इंस्पायर्ड है ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से? आप कहेंगे सर ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? ब्रिटेन से। हालांकि ब्रिटेन में महान्यायवादी जो है एक सरकार का ही नुमाइंदा होता है, सरकार का ही व्यक्ति होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो है एक भैया संवैधानिक पद है। ये क्या है? एक संवैधानिक पद है। ठीक है भैया, चलिए तो सभी साथी मेरे साथ जुड़ जाइए, मेहनत करिए, यकीन रखना सफलता आपको मिलेगी। अब बात आती है सर महान्यायवादी का जो वर्णन है वो संविधान के किस भाग में या पार्ट में है? तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि सर पार्ट। यहाँ पर अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं कि सर भाग की बात होगी तो आप कहेंगे सर भाग 5 में है, और आर्टिकल की चर्चा होगी तो आप कहेंगे सर जो आर्टिकल है भैया कौन सा? 76। कि 76 में क्या क्या लिखा हुआ है? 76 में लिखा है महान्यायवादी की नियुक्ति क्या है, योग्यताएं क्या हैं। हालांकि योग्यताओं का प्रावधान दिया ही नहीं है, बस ये लिखा है कि ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने लायक हो, जिसे कानून की अच्छी समझ हो, उसे राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर देते हैं। चलिए यहाँ पर हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, सारे पॉइंट पर हम लोग कवर करते हुए चलेंगे कि सर ये बताइए इसी में क्या लिखा हुआ है? महान्यायवादी की नियुक्ति। कि भैया महान्यायवादी की जो नियुक्ति है, ये नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है? चलिए बता दीजिए। आप कहेंगे सर अपॉइंटमेंट। ठीक है, कि महान्यायवादी की जो नियुक्ति है ये नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। बहुत बढ़िया। कि सर ये बताइए महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? आप कहेंगे सर राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा, यानी कि हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं, आप कहेंगे सर वाई प्रेसिडेंट। ठीक है जी, वाई प्रेसिडेंट। चलिए वाई प्रेसिडेंट हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि सर राष्ट्रपति द्वारा वाई प्रेसिडेंट। चलिए हमने पढ़ लिया। अब क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को महान्यायवादी बना देते हैं? हमें ये पता है कि जो अटॉर्नी जनरल है ये देश का सबसे बड़ा, आप कहेंगे सर देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। कौन होता है जी? सबसे बड़ा विधि अधिकारी। आप कहेंगे सर सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, विधि अधिकारी, जिसे लॉ ऑफिसर कहते हैं, विधि अधिकारी।
कि सर सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन है भारत का? आप कहेंगे सर महान्यायवादी अधिकारी। आप कहेंगे सर महान्यायवादी। कि सर सबसे बड़ा जो लॉ ऑफिसर है ना भारत का, वो कौन सा है? लॉ ऑफिसर। तो आप कहेंगे सर वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, भारत का महान्यायवादी है। चलिए, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने लिख लिया होगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने लिख ली क्या? यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, अभी आपको ठीक दिख रहा होगा। चलिए, कि सर सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होगा? आप कहेंगे सर लॉ ऑफिसर होगा। किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। तो यहां तक हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए, अब हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं सर, नियुक्ति हमने पढ़ ली राष्ट्रपति के द्वारा, वाइस प्रेसिडेंट, ये सारी चीजें हमने अच्छे से नोट डाउन कर ली हैं। अब बात आती है कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर, इन्हें सलाह कौन देता है? सलाह। तो आप कहेंगे सर, यहां पर आप कहेंगे कि सर किसकी सलाह पर? केंद्र की सलाह पर। केंद्र की सलाह पर। आप कहेंगे सर केंद्र की सलाह पर, यानी कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंटर। ऑन द रिकमेंडेशन, कि सर किसकी सलाह पर? रिकमेंडेशन। तो आप कहेंगे सर किसकी सलाह पर नियुक्ति की जाती है? रिकमेंडेशन ऑफ सेंटर, यानी कि केंद्र की सिफारिश पर। सेंट्रल गवर्नमेंट लिख लेना चाहें तो, या केंद्र सरकार लिख लेना, कि सर केंद्र सरकार या केंद्र की सिफारिश पर, केंद्र की सिफारिश पर किसकी? राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। किसकी नियुक्ति की जाती है? महान्यायवादी की। अब ये मुझे बताइए कि सर यहां पर बात हमने ये पढ़ ली, यहां हमने बात कर ली, भाई टाइम से क्या लेना देना है आपको? इससे क्या लेना देना है? इससे कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए आपको। अब बात यहां पर ये आती है कि भैया कि जो ये महान्यायवादी बनता है, ये कौन बन सकता है? इसकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? इसी में भैया क्या लिखा हुआ है? इसी में लिखा है योग्यताएं क्या होनी चाहिए। योग्यताएं। आप कहेंगे सर योग्यताएं, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? चलिए बताइएगा। क्वालिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर इसी में लिखा हुआ है। इसमें केवल हमें दो ही आर्टिकल पढ़ने हैं महान्यायवादी में, एक 76 और 88, 88 और 76, केवल दो आर्टिकल आते हैं इस चैप्टर में और कुछ नहीं आता। आप कहेंगे सर इसमें लिखा हुआ है कि सर सुप्रीम कोर्ट का जज बनने योग्य हो। कौन हो? सुप्रीम कोर्ट का जज बनने योग्य हो। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने योग्य हो। ठीक है जी, क्या बनने योग्य हो? आप कहेंगे सर जज बनने योग्य हो। ठीक है, बिकेम अ जज इन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जज बनने योग्य हो, वी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि भैया जज बनने योग्य ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकता है। अब बात आती है कि सर सुप्रीम कोर्ट में जज कौन बनेगा? आप क्या कहेंगे? हम लोग यहां पर बात करेंगे कि सर सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए जो योग्यताएं हैं वो 124 क्लोज 3 अनुच्छेद 124 खंड 3 में दी हुई हैं। और क्या दी हुई है जी? उसमें लिखा हुआ है ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, ऐसा व्यक्ति जो पिछले 5 वर्षों से 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में जज है या जज रहा हो, ठीक है, या फिर जो पिछले 10 वर्षों से 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में वकालत कर चुका हो। क्या कर चुका हो? वकालत कर चुका हो। ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी बनाया जा सकता है, या फिर राष्ट्रपति की नजरों में कानून का ज्ञाता हो, जुरिस्ट हो। ये सुप्रीम कोर्ट की योग्यताएं हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट में। कलम सुप्रीम कोर्ट पर चर्चा करेंगे, कलम सुप्रीम कोर्ट पे चर्चा करेंगे। अभी से कह रहे हैं सर मेरा कल एक्सीडेंट हो गया है। अरे भैया ध्यान रखो बच्चे, ध्यान रखो, बहुत संभल के चलने की आवश्यकता है आज की डेट में। मान लो आप कैसे चल रहे हो, कोई कैसे चल रहा है, तो वो दिक्कत है। चलिए, बहुत बढ़िया स्वरूप चौधरी जी, धन्यवाद, धन्यवाद भैया। चलिए बहुत बढ़िया।
भैया 470 आर्टिकल हैं, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है उसमें, कोई डाउट नहीं है, 470 आर्टिकल हैं और अब तो प्लस हो गए हैं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो उसको डाउट मत मानना आप, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ते हुए चलिएगा। देखिए अगर मैं बात करूं 2022 तक, 2019 तक ही थे, 2019 तक तो 448 आर्टिकल थे। मैं बात करूं जनवरी 2025 तक तो लगभग 470, माफ़ी चाहूँगा, 2019 तक 448 के आर्टिकल थे, 448 448, और जनवरी 2025 तक लगभग 470 प्लस अनुच्छेद हो गए, ठीक है। यहां पर हमने लिख लिया कि सर सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यताएं अनुच्छेद 124 खंड 3 में लिखी हुई हैं, ठीक है, 3 में लिखी हुई हैं। यहां तक आप लोग पढ़ लेंगे, समझ गए आप लोग। अब बात आती है कि सर ये बताएं इसका कार्यकाल क्या है, ये कितने समय के लिए बनता है। कार्यकाल भी इसी में लिखा हुआ है कि सर कार्यकाल, अटॉर्नी जनरल का जो कार्यकाल है ना, ये कार्यकाल टेन्योर भी इसी में दिया हुआ है कि सर महान्यायवादी का जो कार्यकाल है, महान्यायवादी का जो कार्यकाल है वो कितने साल है। तो आप कहेंगे सर संविधान में तो लिखा ही नहीं है, कोई निश्चित नहीं है, लेकिन क्या लिखा है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। क्या लिखा हुआ है, आप कहेंगे सर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहें, प्रसाद पर्यंत, ठीक है। आप कहेंगे सर प्रसाद पर्यंत, ड्यूरिंग ऑफ द प्लेजर, आप कहेंगे सर यहां पर ड्यूरिंग ऑफ द प्लेजर, ठीक है, ड्यूरिंग ऑफ द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब तक केंद्र सरकार चाहेगी वह महान्यायवादी बना रहेगा। क्या हो जाएगा जी, महान्यायवादी बना रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल बेटा बिल्कुल। चलिए यहां पर हमने बात कर ली है, इसका बर्थडे है, अच्छा, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। नाम नहीं पता मुझे, नाम भी बता देना। चलिए तो अच्छा, ये हैं निशा गुजर, ये कह रही हैं आज मेरा बर्थडे है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। एक भैया का भी आज बर्थडे है, उनको भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। चलिए बहुत शानदार, लाजवाब। तो ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहें। हाँ जी, जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूँ, अच्छा ये थे आदर्श, आदर्श जी धन्यवाद, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, दोनों बहन भाइयों को मेरी तरफ से। चलिए यहाँ पर हमने पढ़ लिया, लेकिन वास्तविकता क्या है, जैसे ही सरकारें बदलती हैं, जैसे ही सरकारें बदलती हैं इनको भी बदल दिया जाता है, इनको भी क्या होता है, इनको भी बदल दिया जाता है। चलिए यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। चलिए जिनके भी आज बर्थडे हैं सभी को शुभकामनाएं। अब हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं कि सर ये हमने पढ़ लिया, अब ये बताइए कि इसके कर्तव्य क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं, कर्तव्य क्या है, इसकी ड्यूटीज क्या हैं, कि सर जो महान्यायवादी है इसकी ड्यूटीज क्या हो जाएंगी। तो आप लोग मुझे बताएंगे सर महान्यायवादी कौन है। देखिए हमने पढ़ा कि जो महान्यायवादी है ना, ये भारत सरकार का, किसका भैया, भारत सरकार का वकील होता है। कौन होता है, भारत सरकार के वकील के रूप में काम करता है। किसके रूप में, आप कहेंगे सर वकील, एडवोकेट के रूप में काम करता है, एडवोकेट। आप कहेंगे सर ये भारत सरकार के एडवोकेट के रूप में कार्य करता है, ठीक है, कार्य। कि भैया जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, महान्यायवादी है, ये भैया क्या करेगा,
चलिए बहुत बढ़िया। पूर्णिमा तिवारी कह रही है सर आरपीएफ में राष्ट्रपति से क्वेश्चन आया था सर, मैं कर दी हूँ, थैंक्स सर, बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये सारी चीज़ें भैया हमने पढ़ी हैं तो आप करेंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन बस मेहनत अगर आपने की है तो आप कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। और मैं आपको विश्वास दिला दूं, आरपीएफ, रेलवे, एसएससी, दिल्ली पुलिस, स्टेट एग्जाम, यूपी पुलिस, कोई भी चीज़ हो तो वो सब किस में, ये भैया सब आर्टिकल 76 में ही है। मैंने कहा था ना, योग्यता, कार्यकाल और नियुक्ति और पद, ये अनुच्छेद 76 में है। अब जो कर्तव्य हैं वैसे ये भी 76 में ही है, लेकिन इसका क्लोज है 76 क्लोज 2, इसमें इसका प्रावधान है कि सर भारत सरकार के वकील के रूप में कार्य करेगा, ठीक है जी, कार्य करेगा, ठीक है, एज ए एडवोकेट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है जी। कैसे काम करेगा, ये भारत सरकार के वकील के रूप में काम करेगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात आती है कि सर भारत के किसी भी न्यायालय में या भारत के किसी भी न्यायालय में क्या कर सकता है, इसे सुनवाई का अधिकार है। भारत के किसी भी न्यायालय में कोई भी न्यायालय हो, एनी कोर्ट ऑफ इंडिया, आप कहेंगे सर एनी कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी न्यायालय में इंडिया में सुनवाई का अधिकार है। इसे किसका अधिकार है जी, सुनवाई मतलब ऑडियंस। आप कहेंगे सर किसका अधिकार हो जाएगा इसको, आप कहेंगे सर ऑडियंस का, ठीक है। तो आप कहेंगे सर इसको ऑडियंस का अधिकार होगा, ठीक है। यहां तक आप लिखेंगे सुनवाई का अधिकार है। मान लीजिए कि भैया भारत सरकार की तरफ से अगर कोई मामला आता है, का अधिकार, भारत सरकार की तरफ से कोई मामला आता है तो ये ध्यान रखना कि भैया क्या हो जाएगा कि ये भारत सरकार का पक्ष रखेगा। यानी कि दो राज्यों में केंद्र सरकार के साथ फाइट हो जाए, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की अगर फाइट हो जाए, किसी मामले में विवाद हो जाए, तो भारत सरकार का वकील बनकर कौन आएगा न्यायालय में, तो आप कहेंगे साहब कौन आएगा। रजनी मेरी बहन धन्यवाद, लक्ष्मी धन्यवाद मेरी बहन, कुणाल धन्यवाद मेरे भाई, बहुत बढ़िया, पिंकी चौधरी धन्यवाद। चलिए ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं कि सर भारत सरकार का पक्ष, साइड, कि भारत सरकार का पक्ष या साइड रखने के लिए किस में आएगा, तो आप कहेंगे सर ये भारत सरकार का पक्ष किसी भी न्यायालय में रख सकता है, किसी भी न्यायालय में रख सकता है। भारत के किसी भी न्यायालय में ये भारत सरकार का पक्ष रख सकता है। हालांकि इतना कुछ आपके एग्जाम में आता नहीं, मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, मैं 2016 से पढ़ा रहा हूँ। वनडे एग्जाम में सिर्फ क्या आता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, वर्तमान कौन है, पहले कौन है, बस इससे ज़्यादा पूछता ही नहीं है, कभी इससे ज़्यादा कभी पूछता ही नहीं है, ठीक है। न्यायालय में रखेगा, भारत सरकार का पक्ष किसी भी न्यायालय में रखने का अधिकार होगा, रखने का अधिकार। अब आप कहोगे सर फिर जब ये क्यों आता नहीं है तो क्यों लिखवा रहे हो। कभी कभी भैया अगर पूछ ले, आपसे पूछे कि भाई आप पॉलिटी पढ़े हो, बताओ महान्यायवादी के क्या काम है, तो फिर जब आपको पता ही नहीं होंगे तो कैसे बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। चलिए ये हमने पढ़ लिया, इतना ही आप लोग लिखें। एक नोट लिखना कि महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, क्या लिखना, अटॉर्नी जनरल। आप कहेंगे सर जो अटॉर्नी जनरल है ना, अटॉर्नी जनरल, ऐसे लिखना कि सर अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं है, पूर्णकालिक वकील नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है, वकील, फुल टाइम। आप कहेंगे सर ये फुल टाइम एडवोकेट नहीं है, फुल टाइम एडवोकेट, पूर्णकालिक वकील या फुल टाइम वकील
नहीं है। इसलिए यह अपने निजी केस लड़ सकता है। अपने निजी केस, जो इसके पर्सनल केसेस होंगे, निजी केस, जो इसके निजी केस होंगे ना, निजी केसेस लड़ सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। क्या कर सकता है जी? प्रैक्टिस कर सकता है। चलिए, केस लड़ सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, वकालत कर सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसे कोई भी केस नहीं लड़ेगा जो भारत सरकार के अगेंस्ट होंगे, जो भारत सरकार के खिलाफ होंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। मैं सुमित के सुझाव से सहमत हूं। सुमित ने कहा है कि भैया पढ़ाते समय किसी के भी कमेंट मत पढ़ा करिए, डिस्टर्ब होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए, बहुत शानदार। मैं नहीं पढ़ूंगा जी कमेंट, अब कोई मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है तब पढ़ेंगे। विकास सैन कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मैंने से कोचिंग की थी और उन्होंने 12,000 भी लिए और कोर्स भी पूरा नहीं किया। कोई बात नहीं माय डियर, हम आपके लिए खड़े तो हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने लिख लिया। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब ये बताइए, ये आप लोग बताइए कि सर ये महान्यायवादी है, महान्यायवादी, ये बताएंगे सर इसकी सहायता के लिए या एक आर्टिकल और पहले करा देता हूँ। मैंने कहा था ना कि हम 2 आर्टिकल इसमें पढ़ेंगे। आर्टिकल 88 में क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, विचार व्यक्त कर सकता है, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। ही हैज़ नो राइट टू वोट इन द पार्लियामेंट। आप कहेंगे सर महान्यायवादी, आप कहेंगे सर महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, संसद की कार्यवाही वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट। आप कहेंगे सर वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है जी, वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट, कि सर संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, बोल सकता है, विचार विमर्श कर सकता है। चलिए देखिए, इस बार मैंने आपको क्वेश्चंस वगैरह भी नहीं कराए हैं, क्योंकि मैं सैटरडे में या संडे में एक मैराथन रखूंगा यूट्यूब पर। जितने भी चैप्टर मैंने अब तक कराए उनके प्रीवियस ईयर में आपको कराऊंगा, उनके PYQ में आपको कराऊंगा यूट्यूब पर, रोजगार वेद अंकित यूट्यूब पर, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसमें दिए नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो मुझे लगा कि ये पर्सनली कराना सही है। तो आप कहेंगे सर कार्यवाही में क्या कर सकता है जी? में हिस्सा ले सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, हिस्सा ले सकता है, हिस्सा या विचार विमर्श कर सकता है, हिस्सा भी ले सकता है और विचार विमर्श भी कर सकता है। विचार विमर्श यानी कि डिबेट भी कर सकता है। क्या कर सकता है? डिबेट भी कर सकता है, विचार विमर्श कर सकता है, ठीक है, कर सकता है। चलिए, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है, वोट नहीं दे सकता, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। आप कहेंगे सर वोट देने का अधिकार नहीं है, का अधिकार नहीं है। ये सारी चीजें आप पढ़ना कि भैया वोट देने का अधिकार नहीं है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया, कोई बात नहीं कि सर हमने यहाँ तक पढ़ लिया। आप लोग मुझे बताइए कि सर ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली कि सर बोल सकता है, विचार विमर्श कर सकता है संसद की कार्यवाही में, लेकिन भैया वोट क्या नहीं करेगा? कल बता दूंगा, टाइम तो मैं कल बता दूंगा। चलिए, हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि सर वो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल
संसद की कार्यवाही, वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट में क्या कर सकता है, हिस्सा ले सकता है, विचार विमर्श कर सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। चलिए अब बात आती है कि सर हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे, चलिए हम लोग बात कर रहे हैं कि भैया ये बताओ कि 28 राज्य और 8 यूटीज हैं, अब कुल मिलाकर 36 हो गए। क्या हर जगह महान्यायवादी अकेला जाएगा भारत सरकार की तरफ से? नहीं, तो इसको सपोर्ट करने के लिए, इसकी हेल्प करने के लिए 2 नए पद बनाए गए, एक सॉलिसिटर जनरल और 2 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। आप कहेंगे सर यहाँ पर महान्यायवादी की सहायता के लिए, महान्यायवादी की सहायता के लिए, किसके लिए? महान्यायवादी की सहायता के लिए। आप कहेंगे सर महान्यायवादी की सहायता के लिए क्या किया गया है? फॉर द हेल्प ऑफ अटॉर्नी जनरल, कि भैया इसकी सहायता के लिए क्या किया गया है? अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए क्या किया गया भैया? एक तो क्या बनाया गया है? एक पद बनाया गया है सॉलिसिटर जनरल का। एक क्या होगा? एक होगा सॉलिसिटर जनरल। क्या होगा भैया? एक सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, कौन सा पद बना है? आप कहेंगे सर एक बना है सॉलिसिटर जनरल। एक भैया बना दिया सॉलिसिटर जनरल और 2 बना दिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल। क्या बना दिए? अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल, जनरल। ठीक है जी, सॉलिसिटर जनरल। चलिए यहां पर हम लोग बात करेंगे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, आज जिसे हम क्या बोलते हैं? आप कहेंगे सर एडिशनल, आप कहेंगे सर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल। चलिए यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं इसके बारे में। अब ये बताइए कि भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? बताएंगे सर फर्स्ट अटॉर्नी जनरल, प्रथम महान्यायवादी कौन थे? महान्यायवादी, कि भैया भारत के पहले महान्यायवादी फर्स्ट अटॉर्नी जनरल कौन थे? जल्दी जल्दी से बताइए कि भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? अटॉर्नी जनरल। आप कहेंगे सर पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? तो आप कहेंगे सर मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़, जिन्हें हम एमसी सीतलवाड़ के नाम से जानते हैं। एमसी सीतलवाड़, सीतलवाड़। एमसी सीतलवाड़ का पूरा नाम क्या था? आप कहेंगे सर मोतीलाल चिमनलाल, मोतीलाल चिमनलाल। अच्छा, कहीं कहीं तो ये चिमन लिखा हुआ है और कहीं कहीं चिमनलाल, मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़, सीतलवाड़। क्योंकि इसको कहीं कहीं ना ऐसे भी लिखा हुआ है चिम्मनलाल, चिम्मनलाल। कहीं कहीं ऐसे चिम्मनलाल लिखा है, जो कि ये नहीं होगा, यही होगा चिमनलाल सीतलवाड़। चलिए ये कब से कब तक रहे थे? सबसे लंबा, जो सबसे लंबा कार्यकाल है ना, इन्हीं का रहा, सबसे लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? तो इन्हीं का रहा है। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल अनुच्छेद 76 में नहीं आता है, केवल
मैंने कहा ना कि सर महान्यायवादी का ही पद जो है वो ही केवल संविधान में है, ये संविधान में नहीं है। मैं इनको बता दूं कि भैया ये संविधान में नहीं है, दोनों ही पद संविधान में नहीं है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संविधान में यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। आप कहेंगे सर ये दोनों ही पद कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, में नहीं है, नहीं है, नॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन। ना तो ये वाला पद है और ना ही ये वाला पद है, कि ये दोनों ही पद संविधान में नहीं है। संविधान में केवल क्या लिखा हुआ है? संविधान में केवल लिखा हुआ है कौन सा? संविधान में केवल लिखा हुआ है महान्यायवादी। केवल महान्यायवादी पद संवैधानिक है और ये संवैधानिक नहीं है, इन्हें बाद में बनाया गया है। ठीक है जी, चलिए यहां पर हमने लिख लिया। बताइए वर्तमान महान्यायवादी कौन है? वर्तमान महान्यायवादी, वर्तमान महान्यायवादी, वर्तमान महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। आप मुझे बताइएगा सर वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन होंगे? चलिए जल्दी से बता दीजिए। आप कहेंगे सर वर्तमान महान्यायवादी हैं आर वेंकट रमणी, आर वेंकट रमणी, रमणी, आर वेंकट रमणी। ठीक है जी, ये भैया 2018 से अब तक महान्यायवादी हैं। क्या है जी? वर्तमान में आर वेंकट रमणी। के वेणुगोपाल तो कब के रिटायर हो गए? हाँ जी, ये 2018 से हैं भैया। के वेणुगोपाल तो 2018 में रिटायर हो गए थे। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर हमने लिख लिया ये सारी चीजें। अब बात आती है कि सर वर्तमान सॉलिसिटर जनरल कौन है और पहले सॉलिसिटर जनरल कौन थे? चलिए ये पद इसलिए बना ताकि जो भारत सरकार है उसके अगर किसी से पंगे होते हैं, झगड़े होते हैं, मतभेद होते हैं या भारत सरकार का कोई पक्ष रखा जाता है तो यही जाएगा। मान लो विदेशों में भी अगर भारत सरकार का कोई पक्ष रखता है कानूनी रूप से तो महान्यायवादी रखता है, महान्यायवादी रखता है। संसद के मूल अधिकार के, मौलिक कर्तव्यों के, डीपीएसपी के, ये सारे मैं आपको संडे या सैटरडे में एक मैराथन सी रखूंगा 2-2.5 घंटे की या 1.5 घंटे की, उसमें मैं ये सारी चीजें बता दूंगा। बिंदु एक बच्ची है श्वेता सिंह, वो कह रही है अनुच्छेद 105 क्या है? अनुच्छेद 105 में लिखा हुआ है कि जिस प्रकार संसद सदस्यों को विशेष अधिकार मिले हुए हैं उसी प्रकार से महान्यायवादी को भी अनुच्छेद 105 में विशेष अधिकार मिले हुए हैं, स्पेशल राइट। ठीक है, चलिए यहां पर लिख लीजिए आप लोग। अब बात आती है कि सर प्रथम सॉलिसिटर जनरल कौन थे? प्रथम सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल, प्रथम सॉलिसिटर जनरल। आप कहेंगे सर पहले सॉलिसिटर जनरल कौन थे? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। आप कहेंगे सर फर्स्ट सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल। चलिए बताइए जी पहले सॉलिसिटर जनरल कौन थे? कौन भैया बताएंगे? आप कहेंगे सर सी के दफ्तरी। क्या नाम था? सी के दफ्तरी। सबसे लंबा कार्यकाल है सी के दफ्तरी का सॉलिसिटर जनरल के रूप में। 1950 से 1973 तक थे ये, 1950 से 1973 तक थे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हम लोग इसको अच्छे से पढ़ रहे हैं और आशा कर रहा हूं आप लोग इसको पढ़ेंगे। हाँ जी, चंदन किशन दफ्तरी, इनका पूरा नाम क्या है दोस्तों? आप कहेंगे सर चंदन किशन दफ्तरी, दफ्तरी। चलिए अब बात आती है कि सर वर्तमान में कौन है? अगर यहां पर पूछे कि सर वर्तमान सॉलिसिटर जनरल कौन होंगे तो आप कहेंगे सर तुषार मेहता। इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है, तुषार मेहता। ठीक है, तुषार मेहता। ये सेकंड कार्यकाल है इनका कि सर सेकंड टेन्योर के लिए, सेकंड कार्यकाल के लिए पुनः चुन लिया गया है। ये इनका दूसरा कार्यकाल है भैया। क्या है जी? इनका ये सेकंड टेन्योर हो जाएगा।
ठीक है, दूसरा कार्यकाल है तुषार मेहता का, और मुझे तो लग रहा है आने वाले टाइम में यही बनेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चलिए ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब बात आती है कि सर इनका वेतन भत्ता कितना होता है। तो वेतन भत्ता भैया संविधान में तो नहीं लिखा, लेकिन ये लिखा है कि जो महान्यायवादी होता है उसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर वेतन मिलता है, लगभग 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 रुपए वेतन मिलता है। किसको? चलिए शिप्रा देवी कह रही हैं सर मैंने अभी कहा ना कि अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं जरूर पढ़ूंगा, वरना बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं बार बार कमेंट पढ़ने से आपके, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तनु कह रही है सर इतना अच्छा पढ़ाते हो कि फ्रेशर आसानी से पढ़ सकता है। थैंक्स सर, धन्यवाद मेरी बहन। चलिए यहाँ पर हमने पढ़ लिया। अब एक मेरे भाई ने क्वेश्चन पूछा था, मेरी बहन ने, श्वेता ने, उसका मैं जवाब ज़रूर देना चाहूँगा कि सर एक आर्टिकल है, हालांकि ये पूछा तो नहीं जाता है, फिर भी अगर आपने पूछा है तो मैं ज़रूर लिखवाऊंगा। मेरा मन तो केवल 2 ही आर्टिकल बताने का था, क्योंकि 2 ही आर्टिकल हैं इसमें, लेकिन फिर भी मेरी बहन ने पूछा है तो मैं बता देता हूं कि सर जिस प्रकार संसद सदस्यों को, मेंबर्स, पार्लियामेंट के मेंबर्स को स्पेशल राइट्स मिलते हैं, विशेष अधिकार मिलते हैं, विशेष छूट मिलती हैं, उसी प्रकार से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया AGI, इसको हम क्या बोलेंगे? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आप कहेंगे सर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, यानी कि महान्यायवादी, इसको हम क्या कह सकते हैं? महान्यायवादी, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी को विशेष अधिकार दिए जाएंगे। किसको मिलेंगे? विशेष अधिकार, विशेष अधिकार भैया यहाँ पर किसको मिलेंगे? विशेष अधिकार, यानी कि स्पेशल राइट, स्पेशल राइट्स। चलिए अब बात आती है कि सर ये तो हमने पढ़ लिया, ये सारी चीजें हमारी हो गई, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? चलिए बताइए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, ऋषि सैनी। चलिए बहुत बढ़िया मेरी बहन, यहाँ तक आपने पढ़ा सारी चीज़ों को अच्छे से, मेहनत से। ये पूरा चैप्टर था, ये छोटा सा ही चैप्टर। जर्नल गलत लिख दिया क्या मैंने? जनरल, ओके ओके ओके, माफ़ी चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा जी। चलिए चलिए ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रही यहाँ पर कोई होगी आप लोगों को। भैया इनकी नियुक्ति भी, सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। देखिए अगर बात होगी कि सर इन दोनों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ठीक है भैया, लिख लिया आप लोगों ने, यहाँ तक आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली होंगी। आगे हम बात कर लेते हैं, यहाँ तक आपने पढ़ लिया। बताइए किसी को कोई समस्या, किसी को कोई दिक्कत? AGI को मैंने लिख दिया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। ठीक है, तो ये थी आज आपकी एक छोटी सी क्लास, जिसमें एक छोटा सा टॉपिक हमारा था। कल बड़ा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट, तो 2 क्लासेस में जाएगा सुप्रीम कोर्ट, कल पढ़ेंगे, है ना। सुप्रीम कोर्ट हम कल पढ़ेंगे। चलिए हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट में हम कल पढ़ेंगे, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, ये तो छोटा सा चैप्टर था, मैं सीक्वेंस वाइज लेकर चल रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे भाग 5 चल रहा है अभी, तो भाग 5 में हमने पहले राष्ट्रपति पढ़ा था, फिर उपराष्ट्रपति पढ़ा था, फिर लोकसभा पढ़ी, राज्यसभा पढ़ी, आज हमने महान्यायवादी पढ़ लिया। कल हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, कल ख़त्म होगा नहीं, मंडे में भी सुप्रीम कोर्ट चलेगा। उसके बाद ट्यूसडे में फिर भाग 5 में ही हम पढ़ेंगे किसको? हम पढ़ेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है जी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक परवीन वर्मा जी। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से कल इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।